बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने सेल बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किया था, तो आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेली पे बात करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस के अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली में अगर देखें तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे सेंट्रल जो है वो क्या है, ऑर्गेनेली है सेल का। और इसको बेसिकली हम कैरियन भी कहते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेल डिवीजन, तो वहां पर ये कैरोकाइनेसिस का वर्ड आएगा। तो इधर से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ग्रीक में हम न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। और ये जो है कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसको हम एन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। मैं अपने लेक्चर को बेसिकली एफईसी की बायोलॉजी मेरा प्रायोरिटी है कि वहां से अपने लेक्चर को तैयार करूं, और साथ दूसरी सोर्सेज से भी मैं अपने लेक्चर को तैयार करता हूं। तो एफईसी की बायोलॉजी में ये कुछ टर्मिनोलॉजी जिक्र है, तो इसको मैं साथ जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि ऐसी सेल्स जिसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उसको हम एन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। जैसा हमारे साथ आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो उसको हम एन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। जैसा हमारे साथ जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे साथ टू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइन्यूक्लिएटेड सेल। जैसा कि हमारे साथ कार्टिलेज सेल्स हो गई या लिवर सेल्स हो गई, तो उसको हम कहेंगे बाइन्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि उसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस। बाई का मतलब दो, मानो का मतलब एक, और एक का मतलब नो न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता वो एन्यूक्लिएटेड, जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है मोनोन्यूक्लिएटेड, और जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होता है इसको हम कहते हैं बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। तो जिसमें कार्टिलेज और लिवर सेल्स आते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, यानी न्यूक्लियस हम सिंगुलर को कहते हैं और न्यूक्लियाई हम फिर प्लूरल को कहते हैं। तो जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, या इसको हम साइनिशियल सेल्स भी कहते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसको हम साइनिशियल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी न्यूक्लियस जिसमें हमारे साथ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन ऐसी न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस तो मौजूद है लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने इसको कवर नहीं किया है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियाइड। तो जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस उसको हम कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस, और जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता उसको हम कहेंगे न्यूक्लियाइड। अच्छा, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था या डिस्कवर किया था, ये 1838 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि साइटोप्लाज्म के लिहाज से ये जो न्यूक्लियस है ये ज्यादा डार्कर था और ज्यादा डेंस था, तो उसने और ज्यादा परमानेंट लग रहा था सेल के अंदर, तो उसने इसको नाम दिया था कि ये क्या है, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। तब से ये किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, अगर हम इसकी साइज की बात करें, न्यूक्लियस जो है ये हमारे साथ 10 नैनोमीटर, इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है। इसके डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर। अच्छा, फिर अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप के लिहाज से जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली स्पेरिकल होता है या ओवल शेप होता है, स्पेरिकल होता है या ओवल शेप। और कुछ सेल्स में हमारे साथ जो न्यूक्लियस होती है उसकी इर्रेगुलर शेप होता है, जैसा डब्ल्यूबीसी में लेबुलेटेड फॉर्म में जो है हमारे साथ न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। तो कुछ में हमारे साथ इर्रेगुलर शेप में भी मौजूद होते हैं न्यूक्लियस, तो फिर उसको हम कहेंगे इर्रेगुलर शेप ऑफ द न्यूक्लियस।
और कुछ डिजीजेस के अंदर भी जो है न्यूक्लियस अपना शेप चेंज करता है, जैसा कि हमारे साथ कैंसर या ट्यूमर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है इसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है, इलोंगेटेड बन जाता है, या हम कह सकते हैं मिसेफन शेप में जो है इसका न्यूक्लियस बन जाता है। और अगर हम इस इधर जर्नल देके इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन जर्नल देके तो ये हमारे साथ क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ है सेल। सेल के अंदर ये क्या है, सेंट्रल पोजीशन पे जो मौजूद है ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो ये जो पार्ट आप लोग को नजर आए ये न्यूक्लियोलस है, और इसकी जो है ये बाकी बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसकी इनर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी मीन कि ये क्या है, ये दो मेम्ब्रेन इसको बाउंड करता है, यानी ये डबल मेम्ब्रेनियस इन नेचर होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनियस इन नेचर होता है। और साथ में ये साइटोप्लाज्म है, और इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये था न्यूक्लियस की इंट्रोडक्शन, इसकी डिस्कवरी, इसकी साइज और इसकी शेप के बारे में। अच्छा, तो हमने न्यूक्लियस की जो है बाकी पार्ट्स की बात की कि न्यूक्लियस क्या चीज है, इसके अंदर हमने इसकी डिस्कवरी की बात की, फिर हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से जो है मौजूद होते हैं सेल्स में। अब हम इसकी जो एक मेन चीज है वो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है, हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम ये जो मैंने इधर डायग्राम ड्रा किया हुआ है न्यूक्लियस की, तो अगर आप लोग इसको देखें तो न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली जो है मुश्तमिल होता है कुछ खास रीजन पे। सबसे पहली बात जो है हम डिस्कस करते हैं इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बात की थी कि जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली हमारे साथ डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन इसको कवर करता है। और डबल लेयर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें जो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को पेश कर रहा है वो इसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और एक जो है हमारे साथ ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली क्या है, ये इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको कैरियोथिका भी कहा जाता है, या इसको इनवेलप भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कितने नाम हो गए, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं जो न्यूक्लियर को कवर करता है और दो मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। तो इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम कैरियोथिका भी कहते हैं, और इसको हम इनवेलप भी कहते हैं। तो ये जो इनवेलप होता है ये बेसिकली दो लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, एक आउटर लेयर जो आप लोग को नजर आ रहा है आउटर की तरफ, और एक इनर लेयर ये जो आप लोग को नजर आ रहा है। जो आउटर लेयर होता है ये बेसिकली इसकी आउटर लेयर पे हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, यानी इसकी जो आउटर लेयर है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है इस पे हमारे साथ राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, इसकी आउटर लेयर पे राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं या इसके आउटर मेम्ब्रेन पे, और इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, अटैच होता है। इसके बाद इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन पे हमारे साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लाइमिना। ये जो स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो मैंने इसको जो ग्रीन मार्कर से इसको ड्रा किया है, ये बेसिकली इसको कहा जाता है न्यूक्लियर लेमिना। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना होता है ये बिल्कुल जो है इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, और इसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हमने आउटर मेम्ब्रेन की भी बात की कि जिसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच था और जिस पे राइबोसोम्स थे। हमने इनर मेम्ब्रेन की भी बात की जिस पे हमारे साथ न्यूक्लियर लेमिना मौजूद था जिसका काम था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब जो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन के दरमियान, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो आप लोग को ये स्पेस नजर आ रहा है, ये जो स्पेस है, ये जो आप लोग को ये जो स्पेस नजर आ रहा है इसको हम बेसिकली कहते हैं, ये जो स्पेस है इसको बेसिकली हम नाम देते हैं प्री न्यूक्लियर स्पेस। यानी इस न्यूक्लियस की इस मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम नाम देते हैं प्री न्यूक्लियर स्पेस। तो ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जो डबल लेयर था,
और डबल लेयर के साथ एक इसका आउटर लेयर था जिसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच था, और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन था जिसके साथ हमारे साथ क्या अटैच था, न्यूक्लियर लेमिना अटैच था, जिसका काम था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, न्यूक्लियस को। और इसके अंदर जो स्पेस था जिसको हमने नाम दिया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब हम अगर बात करें तो हमारे साथ एक और चीज होती है, ये जो आप लोग को नजर आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी जो है ये एंडिंग पे हमारे साथ पोर टाइप नजर आ रहे हैं। ये क्या नजर आ रहे हैं आप लोगों को, पोर नजर आ रहे हैं। इसको बेसिकली कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है, ये बेसिकली एक चैनल्स की तरह काम करता है। ये ऐसे मटेरियल, ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसका साइज बड़ा है, तो ये बेसिकली एक्टिव जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करता है, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाता है, या न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है। अच्छा, तो अब आप लोग सोचोगे कि ये न्यूक्लियर पोर कितने होते हैं सेल के। ये न्यूक्लियर पोर हर सेल के जो है ये डिफरेंट होते हैं। जैसा कि जो लिम्फोसाइट सेल है इसमें तकरीबन हमारे साथ 405 न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं। लिम्फोसाइट के जो सेल्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी है, उसके अंदर हमारे साथ 405 न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं। तो इससे ये लगता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी डिफरेंट पोर हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर पोर डिपेंड करता है, सेल टू सेल वरी करता है, हर सेल में जो है हमारे साथ डिफरेंट न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं। अच्छा, ये हमने बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस की। अब हम जो बात करेंगे वो दूसरा चीज है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है जिसको हमने डिस्कस किया कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने नाम दिया था कि न्यूक्लियर लेमिना, यानी न्यूक्लियर लेमिना के जैसा आप नीचे आए तो आप लोग को एक डॉटेड लाइक जेल लाइक स्ट्रक्चर या जेल लाइक मैट्रिक्स नजर आएगा। और ये जो जेल लाइक मैट्रिक्स होती है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये जो जेल लाइक मैट्रिक्स है इसको बेसिकली हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे साथ ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा साइटोप्लाज्म होता है। आप सेल मेम्ब्रेन के नीचे आए तो वहां पर क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो ये बेसिकली जब आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हो तो इसके बाद डायरेक्ट जो चीज आते हैं वो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मैंने बात की कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारे साथ डिफरेंट जो है क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल में कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं और कुछ जो है बेसिक प्रोटीन होते हैं। एसिडिक प्रोटीन में आप कह ले कि फास्फोप्रोटीन, और बेसिक प्रोटीन में जो क्रोमेटिन को बनाता है डीएनए के साथ मिलके उसको जो हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये बेसिकली कहां पर मौजूद होते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज भी मौजूद होता है और आरएनए पॉलीमरेज भी मौजूद होता है, जो डीएनए और आरएनए के रिप्लिकेशन में क्या करता है, हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये कौन सा पोर्शन हुआ, ये हमारे साथ न्यूक्लियोप्लाज्म है जो मैंने डिस्कस किया इसको। इसके बाद जो हम तीसरा इसकी पोर्शन की बात करते हैं वो बेसिकली क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या चीज है, जो आप लोग को ये दागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आप लोग को न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये दागा नुमा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन क्या चीज होती है, क्रोमेटिन बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल हमारे साथ क्या है, इतनी क्वाइलिंग इसकी नहीं होती, ये जो है हाईली क्वाइल नहीं होते। तो ये हाईली क्वाइल कब बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, हमारे साथ डीएनए है और डीएनए के ऊपर जो है डीएनए है, डीएनए के बाद हमारे साथ हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। तो डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन मतलब मिल जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। और जब न्यूक्लियोसोम जो है इस तरह से एक दागा नुमा स्ट्रक्चर बनाता है तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये जब सुपर कंडेंस होते हैं, ये जब सुपर क्वाइलिंग इसकी हो जाती है तो फिर इसको हम एक नाम देते हैं क्रोमोसोम। लेकिन मैं इस पे इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर जो है रिकॉर्ड करूंगा, डीएनए जब हम डिस्कस करेंगे
तो वहां पर मैं इंशाल्लाह क्रोमेटिन को डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि डीएनए की जो न्यूक्लियस होती है, इसकी जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वहां पर दागा नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमारे साथ क्या होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या किस चीज पे मुश्तमिल होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है और साथ में डीएनए पे मुश्तमिल होता है। यानी इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें 60% हमारे साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है और 40% इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, डीएनए मौजूद होता है। और ये जो है इज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसको क्या करता है, जिसको कैरी करता है। यानी डीएनए के फॉर्म में इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं, ये इज अ हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे क्या करता है, काम करता है। और जब इसकी सेल डिवीजन होती है तो फिर सेल डिवीजन में ये कंडेंस हो जाते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं, हमने क्रोमेटिन की भी बात की, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका एक और इंपॉर्टेंट रीजन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को एक डार्क कलर जो है एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो बिल्कुल डार्क कलर बॉडी है। ये आप लोग को नजर आ रहा है, इसको अगर मैं बिल्कुल डार्क करो तो आप लोग को ज्यादा जो है ये कॉन्स्पिकुअस नजर आएगा। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो न्यूक्लियोलस है, ये बेसिकली क्या है, ये एक डार्क कलर बॉडी है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, इसके अंदर ये डार्क कलर बॉडी मौजूद है। ये जो डार्क कलर बॉडी है, ये बेसिकली क्या है, ये दो और रीजन पे मुश्तमिल होता है। एक इसको, ये जो आप लोग को इसका जो पेरिफेरल रीजन नजर आ रहे हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन। ये जो बाहर वाली रीजन है, इसको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन। और एक इसके अंदर वाली रीजन है, जो आप लोग को इस तरह से दागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बेसिकली हम कहते हैं सेंट्रल पाइब्रेलर रीजन। यानी जो अंदर वाली रीजन है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल पाइब्रेलर रीजन, और जो बाहर वाली रीजन है, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन होते हैं। सेंट्रल पाइब्रेलर रीजन के अंदर हमारे साथ डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। और जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन होता है, यहां पर हमारे साथ जो राइबोसोम्स की प्रिकर्सर्स होते हैं, राइबोसोम्स की सब यूनिट की सिंथेसिस करने वाली जो चीजें हैं, वो यहां पर मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस का जो इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसा कि इसके अंदर हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम, जैसा कि एसिडिक फास्फेटेज एंजाइम हो गई, न्यूक्लियस एंजाइम हो गई, या फास्फोराइलेज एंजाइम हो गए। तो ये एंजाइम भी बेसिकली हमारे साथ कहां पर मौजूद होते हैं, ये भी न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोलस का जो काम होता है वो क्या है, बेसिकली इसका काम होता है राइबोसोम की जो सब यूनिट है, इसकी सिंथेसिस करना। किस तरह से सिंथेसिस करता है, मैंने बात की कि ये जो है इज अ राइबोसोम, इसकी जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन है, ये एक्ट करता है इज अ राइबोसोम प्रिकर्सर। ये जो पेरिफेरल रीजन है, ये किस तरह से काम करता है, एज अ राइबोसोमल प्रिकर्सर के तौर पर। कैसा, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, आप लोगों को पता है कि राइबोसोम की जो सब यूनिट है वो दो चीजों से बनी है, एक राइबोसोमल आरएनए से बनी है और राइबोसोमल प्रोटीन से बनी है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये बेसिकली यहां पर जो है प्रिपेयर हो जाता है, यानी जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर रीजन होता है। अब ये जो हमारे साथ दूसरा जो राइबोसोमल जो प्रोटीन्स होते हैं, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में तैयार होकर वहां पर जाता है, और दोनों जो है मिलके क्या बनाता है, हमारे साथ राइबोसोम सब यूनिट की सिंथेसिस करवा देती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो हमने बात की कि ये चार बड़े रीजन पे मुश्तमिल है, यानी चार बड़े स्ट्रक्चर पे ये मुश्तमिल है। एक को हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया, दूसरे को हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरे को हमने क्रोमेटिन कहा, और चौथे को हमने कहा न्यूक्लियोलस, जो कहां पर डार्क कलर बॉडी मौजूद था न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, हमने न्यूक्लियस की जो है इसकी डिफिनीशन की भी बात की, इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों के साथ, इस तरह से इसकी शेप, इसकी साइज, इसकी डिस्कवरी, इसके स्ट्रक्चर की हमने डिटेल में बात की। अब न्यूक्लियस जो है, हमने बात की थी कि एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है और एक वाइटल फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करते हैं। अब हम इसके फंक्शंस पे आते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करते हैं। ये कंट्रोल इज अ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की ये हेरिडिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। किस तरह से
कि ये जो है सेल डिवीजन से पहले पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और डीएनए जो है ये न्यूक्लियस डीएनए को हाउस करता है। तो हाउस करने से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये पेरेंट से डॉटर में चले जाते हैं। तो ये पेरेंट से डॉटर में लेके जाना ये डीएनए का काम होता है। तो ये बेसिकली हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये क्या करता है, ये कंट्रोल रखता है। और इस तरह से जो है जितनी भी पेरेंट की ट्रेट्स होती है ये जो है क्या करता है, इसको महफूज रखता है, और ये डॉटर या सन्स या इसमें चले जाते हैं, यानी डॉटर सेल्स में, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में ये चले जाते हैं। इस तरह से ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म से मुराद क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स है, और प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू बनते हैं। अब कौन सी जीन्स ने जो है आकर कौन सी एंजाइम्स बनानी है जिसने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करनी है। जैसा हमारे साथ अगर ग्लाइकोलाइसिस होना है तो उसके लिए कौन सी जीन्स रिक्वायर है, इस तरह से हमारे साथ अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है तो इसके लिए कौन सी जीन्स रिक्वायर है, क्रेब्स साइकिल ने होना है तो इसके लिए कौन सी जीन्स रिक्वायर है। तो ये जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है सेल की, ये कौन कंट्रोल करता है, ये बेसिकली न्यूक्लियस जो है इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन की। तो जीन एक्सप्रेशन ये कहां पर होता है, ये बेसिकली न्यूक्लियस में होता है। किस तरह से कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशन के थ्रू मैसेंजर आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है राइबोसोम के साथ मिलकर। तो ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल डोग्मा, यानी ये जीन एक्सप्रेशन करता है। इसके बाद स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, तो डीएनए जो है एक्ट करता है एज अ हेरिडिटी मटेरियल। तो ये बेसिकली कहां पर मौजूद होता है, ये कहां पर स्टोर रहता है, ये स्टोर रहता है न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह से जो स्टोरेज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन न्यूक्लियोलस, हमने बात की थी कि न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और प्रोटीन जो है ये क्या करता है, इसकी स्टोरेज करवाता है। राइबोसोम की जो सब यूनिट थी इसकी सिंथेसिस करवाता है, और इस तरह से जो है ये साइड होता है ट्रांसक्रिप्शन विच मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस। जो मैंने जीन एक्सप्रेशन में बात की वही बात है कि ये जो है एक ट्रांसक्रिप्शन का साइड है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और इससे मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है और साथ साथ जो है ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को भी प्रोड्यूस करता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। यानी इसमें खास तौर जो है हमारे साथ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो खास प्रोटीन्स को जो है उसकी एंट्री करवाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सारी जो है फंक्शंस थी न्यूक्लियस की। तो अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर हमारे साथ डीएनए होता है, यानी एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक्ट किस तरह से जेनेटिक मटेरियल के तौर पर करता है, फॉर एग्जांपल जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड है, और डबल स्टैंडर्ड होके ये हमारे साथ जो इसकी कंपोजिशन है तो ये पेंटोज शुगर से बना है, इस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप से बना है और नाइट्रोजनस बेसिस से बना है। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे साथ एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, गवानिन है, तो इससे बना। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये बेसिकली क्या बनाता है, ये हमारे साथ जेनेटिक कोड बनाता है। यानी जो नाइट्रोजनस बेसिस है इसके एक खास सीक्वेंस मिलके हमारे साथ क्या जेनेटिक कोड बनाता है, और फिर जेनेटिक कोड डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज ने बनना है और कौन सा ट्रेट होगा। तो ये बेसिकली हमारे साथ कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और इससे जो है हमारी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट, पूरी ग्रोथ, और हमारी बॉडी ने जो है कौन कौन सी जितनी भी ट्रेट्स है ये बेसिकली डीएनए की वजह से होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर होती है आपकी सेल की। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियस।